चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी आज साइंस क्लास है और क्लास 10th है, कक्षा 10 की। ठीक है ना, 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर लो, चैप्टर नाम तो लिखा ही नहीं है, 10वां चैप्टर है। ठीक है ना, चलो 10वां चैप्टर है। और क्या लिखा है देखो, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन अपवर्तन पढ़ रहे हैं, उसमें से अपवर्तन तो अभी हमने छेड़ा भी नहीं, परावर्तन चल रहा है। ठीक है, परावर्तन में बहुत कुछ हो गया। अब मैं आपको फॉर्मूले तक ले आया हूँ। आपको फॉर्मूला बता दिया था, आवर्धन का फॉर्मूला भी बता दिया था। आज थोड़ा सा और रिवाइज करा के फिर मैं देखो सवाल करने के लिए 2 एग्जाम्पल लेके आया हूँ आपके लिए। एनसीईआरटी पुस्तक की उदाहरण नंबर 10.1, उदाहरण नंबर 10.2, ये दोनों लिखे हैं यहाँ पे, इनको मैं कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज में जो सवाल दिए उनको करेंगे। ठीक है, तो कल जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, दर्पण सूत्र, पहला नंबर क्या था, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र को समझें, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। ठीक है ना, इसमें u v f क्या क्या होते हैं ये भी मैंने आपको लिखा दिया है पहले, फिर भी आज मैं रिवाइज करा रहा हूँ केवल। v क्या होता है? v होता है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यानी इसको लिखना है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, u क्या होता है? u होता है ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है ना, ध्रुव से वस्तु की दूरी। और f क्या होता है? वो होता है दर्पण का फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है ना, ये तो इसमें होते हैं। फिर मैंने इसके बाद बताया था आपको आवर्धन। क्या बताया था? यहां समझाता हूं, देखो आवर्धन, आवर्धन भी सिखा दिया मैंने, बस केवल आज मैं रिवाइज करा रहा हूं। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या बताया था मैंने? प्रतिबिंब की ऊंचाई मैंने डिनोट की थी h डैश से, किससे? h डैश से। ठीक है ना, और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हमने डिनोट की थी h से, किससे? h से। तो m बराबर h डैश बट्टा h। ठीक है ना, और एक और भी मैंने फॉर्मूला लिखा था, वो क्या था? या m बराबर माइनस के v बट्टा u, इसको भी हम लिख सकते हैं। जब कभी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी हो तो भी हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं, और ऊंचाई दी होगी तो भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें आवर्धन देखो कभी ऋण का लेंगे कभी धन का लेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यही, इसको नोट पॉइंट में लिख लेना, नोट पॉइंट में लिखना पहला नंबर डाल के। यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। ऐसा क्यों होगा वो मैं चित्र काट के बता दूंगा, देखो चित्र खींचूंगा ऐसे बता दूंगा कि प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं तो उल्टे बनते हैं। देखो बनते नहीं बनते हैं? जब उल्टे प्रतिबिंब बनेंगे तो नीचे, ध्रुव से नीचे की वैल्यू हम कैसे लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं, नहीं लेते हैं? ध्रुव से नीचे ऋणात्मक वैल्यू और ध्रुव से ऊपर धनात्मक, ध्रुव से सीधे हाथ की ओर धनात्मक, उल्टे हाथ की ओर ऋणात्मक। तो वास्तविक प्रतिबिंब नीचे की ओर बनाए तो ऋणात्मक लेंगे ना। तो यदि प्रतिबिंब कैसा हो? वास्तविक हो, वास्तविक हो तो आवर्धन कैसा लेते हैं हम? तो आवर्धन ऋणात्मक लेते हैं, ऋण का लेते हैं, ऋण का चिन्ह लगाते हैं उसमें। ठीक है, ऋणात्मक लेते हैं, आवर्धन का चिन्ह कैसा लेते हैं? ऋणात्मक। ठीक है, सही है ना। अच्छा, दूसरी बात, यदि प्रतिबिंब आभासी हो तो हम क्या लेंगे? आवर्धन का चिन्ह लेंगे, वो धनात्मक लेंगे। ठीक है ना, आभासी क्यों लेंगे? देखो आभासी ऊपर बनता है प्रतिबिंब, ऐसे करके बनता है, नहीं बनता है? तो ऊपर वैल्यू किसकी होती है? धनात्मक, तो हम आवर्धन को धनात्मक लेंगे। ठीक है, इसको भी लिखेंगे, इस पॉइंट को भी लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे, सवाल करने में बहुत काम देगा। ठीक है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बन सकता है ऐसा। ठीक है, 20 क्वेश्चन आने लगे ना अब तो उसमें बन सकता है। यदि प्रतिबिंब कैसा हो? प्रतिबिंब आभासी हो, आभासी हो
तो आवर्धन कैसा लेते हैं? आवर्धन का चिन्ह कैसा लेते हैं हम? धनात्मक लेते हैं। ठीक है, ये दो बातें समझ में आ गई आपके। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताऊं v का मान है, v का जो चिन्ह है कब तो धनात्मक लेंगे, कब ऋणात्मक लेंगे। u का चिन्ह है कब धनात्मक कब ऋणात्मक लेंगे, और f का चिन्ह है वो कब धनात्मक कब ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, पहले ये नोट कर लो आप, और पहले से नोट हो तो कोई बात नहीं, समझ लो केवल। ठीक है, पहले मैंने बता दिया, इससे पहले द्वारा बताया ये। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं दोनों पर, चिन्ह की बात करते हैं। अवतल दर्पण में इनका चिन्ह कैसा लेते हैं, उत्तल दर्पण में इनका चिन्ह कैसा लेते हैं, वो समझो अब। चलो देखो, एक तरफ तो लिखो, ये जो अब मैं बता रहा हूं ये बात, ये मैं खुद अपनी तरफ से बता रहा हूं, पुस्तक में नहीं है। ठीक है ना, आपकी सहायता करने के लिए, आपके सहयोग के लिए, कि आप आसानी से सवाल कर सके, आपको परेशानी ना हो, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, लिखो, एक हेडिंग लिखो इधर, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह कौन कौन सा किस तरह से लेंगे। और दूसरा लिखो यहाँ उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह। ठीक है ना, इनको समझो, आप इनको कहीं नोट पॉइंट में अच्छे से लिख लो कि ये पेज में, उसको याद कर लेना। तो आपके सवाल बनाओगे ना, आप ये सवाल बनाओ तो कभी गलत नहीं होंगे, अन्यथा आप पूछते ही रहो, कहाँ ऋण करें, कहाँ माइनस करें, कहाँ प्लस करें, बार बार पूछते रहो। याद कर लो तो पूछना नहीं पड़ेगा। देखो इस तरह से चित्र बनता है, ऐसे बनता है। तो अगर आप अवतल दर्पण, यही तो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु इसका ध्रुव होता है। तो जब अवतल दर्पण बनाओगे इस तरह से, ऐसे बनाओगे, तो यहाँ पर ये ध्रुव आ गया ना, इधर आपने इस पे पॉलिश भी कर दी, इस तरह से पॉलिश कर दी। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे इसका फोकस होता है, यहाँ पे वक्रता पे केंद्र होता है। ठीक है ना, और वस्तु आप इधर कहीं रखते हो नहीं रखते हो, तो जो वस्तु की दूरी u आप ले रहे हैं वो किधर जा रही है, उल्टे हाथ की ओर, ध्रुव से उल्टे हाथ की ओर। ठीक है ना, और जो फोकस दूरी जा रही है, फोकस दूरी किधर जा रही है, वस्तु से उल्टे हाथ की ओर। और प्रतिबिंब भी आपने गौर किया हो, यहीं कहीं बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी भी जा रही है, वो किधर जा रही है, उल्टे हाथ की ओर। और उल्टे हाथ की ओर बताओ कैसा चिन्ह लेते हैं, उल्टे हाथ की बाईं ओर कैसा चिन्ह लेते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, तो इसमें देखो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों ऋणात्मक होते हैं। एक कंडीशन होती है धनात्मक की, वो मैं बताऊंगा अभी, है ना। देखो इसमें जो u का मान है वो कैसा लेंगे, ऋणात्मक। u का मान कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, f का मान कैसा लेंगे, ऋणात्मक। ठीक है, और तीसरा नाम v का मान लेंगे ऋणात्मक। तीनों कैसे लेंगे हम, ऋणात्मक लेंगे, तीनों को कैसा लेंगे, ऋणात्मक। लेकिन देखो अब एक कंडीशन हमने ऐसी पढ़ी थी, यहाँ पे वस्तु रखी थी, यहाँ बहुत पास में, ध्रुव के पास में रखी, तो प्रतिबिंब सीधे हाथ की ओर बनाता है, आभासी बना था कि नहीं बना था। इस तरह से जब सीधे हाथ की ओर बन जाएगा तो प्रतिबिंब की दूरी फिर धनात्मक लेंगे नहीं लेंगे, ऋणात्मक क्यों लेंगे। तो देखो जब फोकस दूरी वस्तु की दूरी से ज्यादा हो जाए, फोकस दूरी वस्तु की दूरी से ज्यादा हो जाए, तो फिर हम v का मान धनात्मक लेते हैं, ना कि ऋणात्मक। ठीक है, यदि मैं लिखूंगा यहाँ पे, यदि f का मान बड़ा हो जाए u से, तो तब v का मान क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, फिर ऋणात्मक नहीं रहता है। क्यों, प्रतिबिंब है वो आभासी बन जाता है उधर जाके, जब आभासी बन जाता है तो उसको हम फिर कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक है, ये तो कंडीशन इसकी हो गई अवतल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण के लिए आ जाओ। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए आओ। देखो उत्तल दर्पण के लिए आप इस तरह से बनाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे जो मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु पर इस तरह से आप दर्पण बनाओगे, है ना। आप इसको ऐसे करके इसमें पॉलिश भी करोगे, इस तरह से कर लिया, यहाँ पे ये हो गया, है ना। देखो यहाँ पर फोकस होगा इसका इधर कहीं, और यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा, ये केंद्र हो गया, है ना। तो वस्तु को तो आप
वक्रता केंद्र उधर हो या फिर फोकस उधर हो, इससे कोई मतलब, वस्तु को तो बाईं ओर रखेंगे। चिन्ह प्रपाटी पढ़ी थी तब हमने नियम पहला पढ़ा था कि वस्तु को दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखना है। तो बाईं ओर जब रखोगे तो वस्तु तो यहीं कहीं रखी जाएगी। वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी क्या होगी, उल्टे हाथ की ओर, दर्पण से उल्टे हाथ की ओर। तो वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक ही रहनी है। वस्तु की दूरी तो हमेशा कैसी रहनी है, ऋणात्मक रहनी है। इसको ऋणात्मक ही रहना है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, u का मान तो हमेशा ही ऋणात्मक रहना है। ठीक है। अच्छा, अब v के पास आए पहुंचो। देखो v है वो फोकस यहाँ पर है, इधर ही प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, और फोकस भी इधर ही है ना। तो v और f दोनों इसमें धनात्मक रहते हैं, यानी प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी दोनों धनात्मक रहते हैं। ये भी धनात्मक रहेगा इसमें, ठीक है ना। और f भी धनात्मक रहेगा, f भी कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। ठीक है, ये सब धनात्मक हो गए। अब बात समझो, अब दो बातें और रह गई हैं, h और h डैश, है ना, h और h डैश। अब देखो वस्तु को हमेशा सीधा रखते हैं, ऊपर की ओर मुंह करके, वस्तु को हमेशा सीधा रख रहे हैं। तो वस्तु की ऊंचाई क्या मानी थी हमने, h, वस्तु की ऊंचाई h माना था। तो h का मान तो हमेशा धनात्मक रहेगा, किसी में भी करें। इसमें भी h का मान क्या रहेगा, यहाँ पर h का मान धनात्मक रहेगा, धनात्मक। लेकिन h डैश देखो उल्टे प्रतिबिंब बनेंगे इसमें। प्रतिबिंब कैसे बने, उल्टे बनेंगे, नीचे की ओर बनेंगे। तो h डैश इसमें ऋणात्मक आ सकता है, कोई बात नहीं। एक कंडीशन में धनात्मक भी आएगा लेकिन ऋणात्मक आएगा अधिकतर। ठीक है। अच्छा, इधर देखो वस्तु सीधी रख रहे हैं तो h का मान कैसा रहेगा, h का मान रहेगा धनात्मक रहेगा। ठीक है। और जो प्रतिबिंब आपने देखा हो, यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर मैंने दो प्रतिबिंब बनाए थे, उत्तर दर्पण के दो प्रतिबिंब बनाए थे, उसमें छोटा प्रतिबिंब बना था लेकिन सीधा बना था। जब सीधा था तो उसको कैसा लेंगे, वो भी धनात्मक लेंगे। h डैश भी इसमें क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। ठीक है ना। देखो मैंने फॉर्मूले भी बता दिए, उनके लिए महत्वपूर्ण चिन्ह भी बता दिया, आपको कहाँ पर कैसा चिन्ह लगाना वो भी बता दिया। इसे आप अच्छे से किसी पेज पर नोट कर लें। अब ये क्वेश्चन हम करते हैं, ये दो क्वेश्चन है इधर, इनको लगाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है। चलो इसको अब मैं इरेज करता हूं, ठीक है ना। चलो देखो, अब देखो न्यूमेरिकल करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। देखो सवाल पेपर में आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा जाओगे वो भी फंसे जाएंगे। देखो उदाहरण नंबर 10.1 का है, एग्जाम्पल नंबर 10.1, एग्जाम्पल नंबर 10.1, इसको हल कर रहा हूं मैं। ठीक है। देखो पढ़ते हैं, पढ़ो मेरे साथ आप भी। देखो इसमें लिखा है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने, साइड ग्लास, ऐसे साइड ग्लास। तो साइड ग्लास बताओ किस में यूज किया जाता है, साइड ग्लास में कौन यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण। तो इसको यहाँ पर लिख लो, ये उत्तल दर्पण है। इसको यहाँ तुरंत लिखो, क्या लिखोगे आप, उत्तल दर्पण, क्योंकि हमें उसी के हिसाब से तो हम चिन्ह लगाएंगे, दर्पण के हिसाब से तो चिन्ह लगाएंगे। तो उत्तल दर्पण है। अच्छा आगे पढ़ो, देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल, लिखा भी है, देखो कितनी अच्छी बात है, उत्तल दर्पण लिखा भी। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर 3 मीटर है। वक्रता त्रिज्या, जब मैं क्या कहते हैं प्रतिबिंब बनाना सिखा रहा था तब मैंने समझाया था आपको, वक्रता त्रिज्या मुख्य और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आधी होती है। तब मैंने r से डिनोट किया था, उसको किया था ना, तो वही r है ये। ठीक है ना। आगे देखो, अच्छा यदि एक बस मतलब वस्तु, बस यानी वस्तु यानी u, वस्तु की दूरी क्या होती है, u का मान इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर। तो यहाँ पर 5 मीटर लिखेंगे, 5 मीटर की दूरी पर है ना। अच्छा की स्थिति, किसकी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करना है। यानी वस्तु प्रतिबिंब v का मान ज्ञात करना है, और h डैश भी ज्ञात करना है, और m भी ज्ञात करना है। ये 3 बातें हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना। v ज्ञात करना है, h डैश भी ज्ञात करना है, और m ज्ञात करना है, मतलब आवर्धन ज्ञात करना है। आवर्धन से ही तो पता चलेगा कितना साइज है इसका, है ना। ठीक है। अब देखो देखते हैं, अब उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह अपनी तरफ से लगाएंगे, अभी नहीं था सवाल में, नहीं था बिल्कुल। देखो मैं अब लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको चिन्ह बता दिए, समझा दिए। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, और ये मैं आपको बता दूं उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में ऋणात्मक होती है। तो वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक लेनी है। ठीक है।
अच्छा ये आ गया। अब जो आर दिया है तो हमें पहले एफ ज्ञात करना पड़ेगा, तो एफ का पहले सूत्र लगाएंगे, एफ बराबर आर बट्टा 2। याद करो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है आर बट्टा 2। आर की वैल्यू लगाओ, आर की वैल्यू 3, 3 बट्टा 2, 3 में 2 से भाग करें तो 1.5 1.5 आ जाएगा। यहाँ पर 3.2 लिखा रहने दो, ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा। आ गया ना, देखो एफ का मान ये आ गया हमारे पास और यू का मान ये रहा, तो हम बी ज्ञात कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, दर्पण सूत्र लगा के। दर्पण सूत्र लगाते हैं, चलो यहां से हल करेंगे अब। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लगा लिया। v तो ज्ञात करना है तो v को v लिखा रहने दे, है ना, v ज्ञात करना है तो 1/v का v लिखा रहने प्लस 1/u, u का मान है 5, माइनस के 5, चिन्ह सहित लिखो 5 माइनस के, ठीक है, बराबर 1/f, f की वैल्यू 1.5, तो यहाँ लिखो 1.5, 1.5, ठीक है ना। ये कर लिया। दो 1.5 है तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ाना चाहे 0 बढ़ा लो, ऊपर 10 हो जाएगा, 10/15 हो जाएंगे। और देखो ये ऋण का है, इधर ऋण का ही तो है, 1/5 ऋण का है, उधर जाए किसका हो जाएगा, धन का हो जाएगा। तो 1/v इजकल टू 10/15 प्लस 1/5, ठीक है ना। सरल करना चाहते तो 5 से काट भी लेते, 5 × 10 5 × 15, पर एक स्टेप और लिखना पड़ेगा तो बाद में काट लेना, अभी लासा ले लो सादा। 15 का 5 का लासा कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। लासा लेना बहुत सरल है, आप बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो और छोटी संख्या का उसमें भाग चलाया तो वही लासा है उसका। 15 एकम 15, 15 में 5 से भाग करके दो, 5 × 15 चला गया ना, तो यही लासा है इसका, ठीक है। अब देखो भाग करें, 15 एकम 15 एक बार गया तो ऊपर 10 है तो 10 ही आ जाएगा यहाँ पर, 10 प्लस। अब देखो 5 का भाग करेंगे 15 में, 5 का भाग क्या करेंगे 15 में, 5 तिया 15, 5 तिया 15 3 बार गया तो 3 का अब इसके अंश में गुणा करें, अंश कितना 1, 1 से गुणा करें 3 एकम 3, यानी ऊपर 3 आएंगे, ऊपर कितने आएंगे 3 आएंगे। इसको अब ऐसे हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ऊपर के 10 और 3 कितने हो गए 13, तो 1/v इजकल टू 13/15, 13/15। अब दो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें या फिर व्युत्क्रम कर दो। 1/v की वैल्यू 13/15 है तो v की वैल्यू उल्टा कर दें तो 15/13 हो जाएंगे, व्युत्क्रम कर देंगे तो 15/13 उल्टे हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ व्युत्क्रम कर देना, v बराबर 15/13, 15/13, ये यहाँ पे व्युत्क्रम कर दिया हमने। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर व्युत्क्रम कर लो, एक ही बात है। इतना आ गया ना, यही उत्तर है, लेकिन इसमें पॉइंट में आंसर देगा तो हमें क्या करना है, 15 में 13 से भाग करके लिखना है। तो देखो भाग करते हैं, यहाँ पे 13 का भाग करते हैं 15 में, तो 13 एकम 13, कितने बचे 2 बचे ना। अब भाग नहीं जा रहा है तो पहले पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो फिर 13 एकम 13, ठीक है। अब कितने बचे 7 बचे मेरे ख्याल से, है ना। अब पॉइंट लगा 0 बढ़ा, 13 पन्ना 65, 1.15। अब करना मतलब आगे ऐसे ऐसे जाता जाएगा, 1.15 मीटर आ गया। कितना आ गया 1.15 मीटर। ये तो इसका वो आ गया, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। देखो उत्तल दर्पण में हमने चिन्ह बताया था v का मान धनात्मक, तो धनात्मक ही आया है। इसका मतलब धनात्मक चिन्ह ये शो कर रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के दाईं ओर बना है, ना कि बाईं ओर। धनात्मक चिन्ह क्या शो कर रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बना है, ठीक है ना। अच्छा ये आ गया। अब इसे चलो भाग को उठा दे रहे हैं। अब देखो आवर्धन ज्ञात करते हैं। अब क्या ज्ञात करेंगे, चलो आवर्धन करते हैं। देखो आवर्धन m बराबर क्या कहते हैं, माइनस के v/u, ये होता है -v/u। अब तो v का मान ऐसे लगाएंगे तो ये तो पूरा हमने भाग भी नहीं किया था तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो v का मान ये लगा लें 15/13, बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो m बराबर v का मान 15/13 ऐसे, और बगल में u का मान लगा लेंगे। u का मान है देखो -5, ये देखो यहाँ पे लिखा है -5, तो यहाँ लगाएंगे गुणा -5, तो माइनस से तो माइनस कट के प्लस हो जाएगा, देखो ऐसे करके माइनस कट प्लस हो जाएगा। और 5 से 15 कटे हैं 3 बार, 5 × 15, तो m बराबर रह जाएगा फिर 3/13, 3/13, ठीक है ना। इतना रह गया। अब मुझे 13 से 3 में भाग करना है, तभी तो मेरा उत्तर सही आएगा। तो 3 में मुझे 13 से भाग करूंगा, देखो यहाँ करता हूँ मैं 13 से 3 में भाग करेंगे, तो भाग तो जा ही नहीं रहा है, तो पहले पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो गया। घटाएंगे कितना बचा, देखो बच गया इसमें 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ाओ, 13 × 3 = 39,
है ना, एक बचा, यानी 0.23, ठीक है, इतना आवर्धन की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। आगे देखो एच डैश और ज्ञात कर दें, एच डैश लगाएं, देखो एम का मान पुनः लगाएंगे, एच डैश ज्ञात करने के लिए एम का मान पुनः लगाएंगे, एच डैश बट्टे एच ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो एच इसमें दिया था नहीं, एच नहीं दिया है, तो एच नहीं दिया है तो एच डैश नहीं ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, इसमें एच डैश नहीं दिया तो ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक है, हमने ज़्यादा पढ़ लिया होगा, पढ़ने में कोई बात नहीं है, ठीक है ना, एच डैश हटा दे रहे हैं। चलो एच नहीं, एच डैश नहीं देता है तो एच ज्ञात, वो एच नहीं देता है तो एच नहीं ज्ञात, एच डैश ज्ञात नहीं कर पाते, ठीक है ना। चलो अब देखो मैंने क्वेश्चन तो दूसरा भी लिखा था इसमें, पर ये दूसरा इसमें बन नहीं पा रहा है, इस क्वेश्चन को आगे वाले पार्ट में करेंगे। ये पार्ट नंबर 8 था, ये भी बता दें, पार्ट नंबर कौन सा था, ये 8 था, तो पार्ट नंबर 9 आएगा, उसमें ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, और भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपका अभ्यास हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहें इसी तरह से क्वेश्चनों को, ठीक है। और चलो ठीक है, अब बहुत हो गया, समाप्त करो यहीं।